हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 अध्याय नंबर 2 परमाणु संरचना के भाग 11 को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 2.3 टॉपिक, जिसका नाम है बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी और आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको समझने के लिए भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है 2.3 टॉपिक बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। यानी कि क्या है इसका मतलब? हमारे चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, यानी हम पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। पदार्थ का सबसे छोटा जो भाग होता है उसका नाम है परमाणु। परमाणु क्या है, परमाणु कैसा दिखता है, इसको समझ रहे हैं अपन। ठीक है ना। इसे परमाणु की संरचना को समझाने के लिए परमाणु कैसा दिखता है, परमाणु क्या है, बहुत सारे लोगों ने इसको समझाया, जिसके बारे में हमने वैदिक काल से महर्षि करात से लेकर अभी तक रदरफोर्ड तक के सभी को पढ़ लिया। ठीक है, लास्ट अपन ने पढ़ा था रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत करा, वो मॉडल क्या कहता है, उसने क्या समझाया परमाणु के बारे में, उसके बारे में अपन ने पूरी संपूर्ण जानकारी ली एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में। अब हमने देखा था कि रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ ना कुछ त्रुटियां थी, कुछ ना कुछ कमियां थी। तो वो कमियों को दूर करने के लिए अगले वैज्ञानिक जो इनके बाद वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम है नील्स बोर, तो उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने रदरफोर्ड द्वारा की गई जो त्रुटियां थी उनको दूर करने की कोशिश करी। बाकी हम कह सकते हैं 80%, 70 to 80% परमाणु की संरचना के बारे में रदरफोर्ड जी ने हमारे को बता दिया था। यानी उनका जो मॉडल है वो 70 to 80% हमारे को नॉलेज दे रहा था परमाणु की संरचना की, परमाणु कैसा है क्या नहीं है। लेकिन अभी भी 20% हमारे पास रिमेन था, बचा हुआ था। वो 20% नील्स बोर ने समझाया और फिर आगे जितने भी वैज्ञानिक आए उन्होंने समझाया कि जो परमाणु होता है उसकी संरचना कैसी होती है, कैसा दिखता है परमाणु, क्या होता है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड तक तो हमने कहीं ना कहीं 9th में पढ़ ही रखा है, ठीक है, 10th में पढ़ ही रखा है, बातें होती रहती है। रदरफोर्ड तक तो बातें होती रहती है, रदरफोर्ड हो गया, थॉमसन हो गया, इन सब की बातें होती रहती है। लेकिन अगर अभी हमें कक्षा 11 में और अब हम समझ रहे हैं परमाणु की संरचना को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उनके सबसे छोटे हिस्से के बारे में आप समझ रहे हो, ध्यान दो, जिसको अपन अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उसके बारे में अपन को पढ़ना है, तो थोड़ा तो अपन को बुद्धि चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो बुद्धि कैसे चलानी है कि हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको सुनना है, समझना है, उनके नोट्स बनाने। ठीक है, पहली बात। अब है बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। यानी कि अब अपन डायरेक्ट इसके एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बोर के मॉडल को नहीं पढ़ेंगे। अपन क्या कर रहे हैं, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। मतलब अगर हमारे को नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझना है, आसान भाषा में समझना है, तो हमारे को उससे पहले कुछ बातें जाननी होगी। ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग बनाना सीखना है कि स्पेलिंग कैसे बनती है, तो उससे पहले आपको वर्णमाला को सीखना पड़ेगा, ABCD सीखना पड़ेगा, तब जाके एप्पल, बॉल, कैट आप बना पाएंगे कैसे बनती है ना। तो उसी से पहले अगर बोर के मॉडल को आपको समझना है तो उससे पहले कुछ बातों को अपन को समझना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं आज की इस वीडियो के लिए? आप समझना चाहते हैं कि वो बातें कौन कौन सी है जिससे मैं बोर के मॉडल को समझ पाऊं, और बोर के मॉडल को समझ लिया तो परमाणु की संरचना को समझ पाऊंगा, और अगर परमाणु की संरचना को समझ लिया तो मैं अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा। ठीक है, तो इस श्रृंखला को अपन शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से विनम्र आग्रह है कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन विद HM। देखिए, जब भी आपको मेरी कोई वीडियो देखनी है तो कृपया करके मेरे चैनल को
सर्च करा करें। आप जो सर्च बार है यूट्यूब का वहाँ पर सर्च करा करें, जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब सर्च करते हैं तो वो रिकमेंडेशन में आता है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप जब भी चाहें कि सर की वीडियो देखनी तो उसको सर्च कर आप बिल्कुल जाएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपन चलते हैं आगे। अब एक एक बात को अपन को समझना है, एनसीईआरटी को भी कंप्लीट करना है, नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करना है। तो इन सभी बातों को अपन को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, तो मेरी जो लेक्चर्स हैं वो इसी को ही मेरे उद्देश्य होता है कि मैं आपको समझाऊं भी, रिवीजन भी करवाऊं और आपके नोट्स भी बनते जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझना है एक एक बात को। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। अब अपन ये समझेंगे कि अपन को अगर बोर के मॉडल को समझना है, परमाणु मॉडल को समझना है, तो उससे पहले अपन को किन किन बातों को समझना होगा। ऐतिहासिक रूप में द्रव्य के साथ विकिरण की अनोन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से या परिणामों से परमाणुओं एवं अणुओं की संरचना के संबंध में अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई। मतलब ऐतिहासिक रूप में, इतिहास हिस्टोरी की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप में द्रव्य के साथ, द्रव्य माने पदार्थ, अपने आसपास पदार्थ होते हैं, पदार्थ के साथ विकिरण, एक नया शब्द आ रहा है विकिरण। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशंस, है ना, रेडिएशंस। रेडिएशंस माने जो सूरज से किरणें आती है ना, वो रेडिएशंस का एक रूप होती है। वो प्रकाश, जो प्रकाश अपने पास आता है, प्रकाश जो है वो विकिरण का एक रूप है। विकिरण का क्या है, एक रूप है। जैसे भगवान है, भगवान के अंश रूप हैं अपन, यानी भगवान अपने जैसे ही दिखते हैं, ये प्रमाण है, क्योंकि भगवान ने अपन को बनाया है। तो भगवान ने अपने स्वरूप में अपन को बनाया ना, जैसे वो दिखते होंगे वैसे ही अपन को बनाया। तो अपन रूप हैं किनके, भगवान के। ठीक है, इसी तरीके से विकिरण जो है, विकिरण माने भगवान और प्रकाश माने उसका रूप यानी अपन। ठीक है, तो विकिरण बड़ी है, प्रकाश छोटा होता है। तो इसी प्रकार से विकिरण की अनोन्य क्रियाओं के साथ, यानी द्रव्य, पदार्थ और विकिरण, इन दोनों की जब इंटरेक्शन, अनोन्य क्रियाएं होती है। अनोन्य क्रियाएं मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन होता है ना, को इंटरेक्शन करने पर, उसका अध्ययन करने पर प्राप्त परिणामों से, यानी उनका अध्ययन करा और उनके अध्ययन करने के बाद हमारे को पता लगा, हमारे को जानकारी मिली, तो उन जानकारियों से हमारे परमाणुओं एवं अणुओं की संरचना के संबंध में अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई। क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं, सूचना प्राप्त कर रहे हैं ना, जितनी ज्यादा अपन को सूचना मिलेगी परमाणु संरचना के बारे में उतनी अच्छी। तो ऐतिहासिक रूप में पदार्थ और विकिरण, इन दोनों के मध्य अनोन्य क्रिया से, अध्ययन से हमारे को बहुत सारी जानकारी मिली। किसके विषय में, किसके बारे में जानकारी मिली, परमाणुओं और अणुओं की संरचना के बारे में, जो अपने पाठ का शीर्षक भी है। नील बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में सुधार किया। नील बोर ने क्या करा, वो बड़े चतुर वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, ये जितने भी सूचनाएं थी उनको एकत्रित करा और इन एकत्रित सूचनाओं के माध्यम से रदरफोर्ड द्वारा की गई जो त्रुटियां थी, गलतियां थी, उनको सुधारने की कोशिश करी। बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो बिंदुओं की अहम भूमिका रही है। यानी अगर नील बोर के मॉडल को समझना है तो उसके लिए आपको दो बातों को समझना होगा। ये जो दो बातें हैं ना, ये जो दो बिंदु यहाँ लिखा हुआ है, इनको समझना होगा। अगर इन दो बिंदु को समझ गए तो फिर मक्खन हो जाएगा आपके लिए समझना नील बोर के परमाणु को। ठीक है, नील बोर के परमाणु मॉडल को। तो ये दो बातें क्या हैं, कौन सी हैं ये दो बातें, उसको समझ लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक डाल रखा है, एक बात और दो बात। तो पहली बात को जानते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना, जिसका अर्थ यह है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। पहली बात तो क्या कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार, यानी विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो द्वैत व्यवहार करती है, यानी दो प्रकार का व्यवहार करती है विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना। एक विकिरण होती है जिसका नाम होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये द्वैत व्यवहार करती है। द्वैत व्यवहार का मतलब क्या होता है, दो व्यवहार करती है।
एक व्यवहार तो ये करती है तरंग जैसा और एक व्यवहार करती है कण जैसा। तो इस गुण को अपन को समझना है। ये जो विद्युत विकिरण है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण ही द्वैत व्यवहार करती है, इस द्वैत व्यवहार को समझना है। जैसे एक इंसान है मानो, है ना, अब इंसान है, मैं बोल रहा हूं वो क्रोधी भी है और खुशी भी है। ये जो इंसान है ना, इसका व्यक्तित्व है ना क्रोधी है और खुश भी रहता है, ये हर्षित भी है, क्रोधित भी है और हर्षित भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसान है, क्रोध मतलब क्या, क्रोध मतलब माने क्या कि कुछ भी पूछो इससे तो ये गुस्सा करता है, तो ये तो क्रोधी स्वभाव हो गया इसका। एक है हर्षित है, यानी एक ही इंसान है, ये खुश भी रहता है और हर्षित भी रहता है, यानी हर्षित भी रहता है, क्रोधित भी रहता है। तो क्रोधित मतलब क्या, कुछ भी पूछने पर क्रोध करता हो, गुस्सा करता हो। हर्षित मतलब क्या, खुशी व्यवहार करता हो, हंसता हो, मुस्कुराता हो। तो ये क्रोधी और हर्षित होने के क्या है, व्यवहार है ना। इसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये तरंग व्यवहार है, इसका व्यवहार कैसा है, तरंग प्रकृति है और कण प्रकृति। तो इसका मतलब क्या, तरंग मतलब क्या, तरंग प्रकृति होने का मतलब क्या है और कणीय प्रकृति होने का मतलब क्या है। हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये तरंग प्रकृति है या इसकी कणीय प्रकृति है। इसको भी अपन अभी लपेटे में लेंगे, इसको भी आगे समझेंगे। दूसरी बात है कि परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। फिर अपन समझेंगे दूसरी बात परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में कि परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, और नील्स बोर ने इस सूचना को अपने परमाणु मॉडल में किस तरीके से प्रयोग किया, है ना, इस बात को भी अपन समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना होगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार और दूसरा परमाणु स्पेक्ट्रम। पहले हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वैत व्यवहार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वैत व्यवहार के बारे में समझेंगे कि ये विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है ना, ये क्या करती हैं, तरंगीय व्यवहार भी प्रदर्शित करती हैं और कणीय व्यवहार भी प्रदर्शित करती हैं। यानी तरंग की तरह भी स्वभाव करती हैं और कण की तरह भी। फिर अपन क्या करेंगे, 2.4 में की जाएगी। फिर परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रायोगिक परिणामों की चर्चा खंड 2.4 में की जाएगी, वो अलग बात है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बना रखा है। जैसे तरंगीय, यानी तरंगीय मतलब होता है ऐसा तरंग बनाती हुई, है ना। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है वो तरंग की तरह भी दिखती है और कण की तरह भी इनका व्यवहार होता है। ये जो कण है इसकी तरह भी इसका व्यवहार होता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? चलिए अब अपन एक एक करके सबसे पहले समझेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। लेकिन सोचिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति समझने से पहले क्या यह समझना उचित नहीं है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है? सर आसान भाषा में तो बताइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है। आगे तो अपन इसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे ही, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण। लेकिन उससे पहले हमारे को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दीजिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था मनुष्य का, तो मानव के क्रोधी स्वभाव या हर्षित स्वभाव जानने से पहले ये तो बता दीजिए कि मानव दिखता कैसे है। अगर किसी को मानव ही नहीं पता है दिखता कैसे है, तो फिर तो वो ना तो उसको क्रोधी समझ में आएगा ना हर्षित समझ में आएगा। उसके लिए तो ये बातें क्या हो जाएंगी, गोल गोल घूम जाएंगी। तो थोड़ा पहले ये तो समझा दो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है, इंसान कैसा दिखता है। तो मैं बताऊंगा इंसान की 2 आंखें होती हैं, बाल होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, इस तरह का दिखता है इंसान, ठीक है। और इंसान बोलता भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है क्या होती है उसको एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? आसान भाषा में लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक प्रवाह है। ऊर्जा का क्या है, प्रवाह है। ऊर्जा का प्रवाह होने का मतलब क्या होता है, नदी का प्रवाह है। नदी का प्रवाह मतलब जिसमें नदी बहती है ना। नदी क्या होती है, बहती है, उसे नदी का प्रवाह कहते हैं, है ना। पानी का प्रवाह यानी पानी बहता है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह है, एनर्जी क्या है, एनर्जी का प्रवाह है, मतलब इसमें एनर्जी बहती है। विकिरण मतलब क्या है,
विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक प्रवाह है। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक प्रवाह है जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ बदलते हैं। जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ बदलते हैं। मैं बोल रहा हूं पानी का प्रवाह है जिसमें पानी बड़ी तेजी से बहता है। पानी क्या है? पानी का प्रवाह क्या है ना? तो पानी के प्रवाह में जिसमें पानी बड़ी तेजी से बहता है, पानी की बूंदें बड़ी तेजी से बहती हैं, उसी तरीके से विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक प्रवाह है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ बदलते हैं। क्या करते हैं? एक साथ बदलते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। इंग्लिश में आपके ट्रांसलेशन करना चाहूंगा मैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत यानी इलेक्ट्रो, चुंबक यानी कि मैग्नेटिक, रेडिएशन माने विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is a flow of energy in which electrical and magnetic fields vary simultaneously मतलब बदलते हैं, एक के बाद एक बदलता है। यानी विद्युत आया फिर चुंबक आया, फिर विद्युत आया फिर चुंबक आया, फिर विद्युत फिर चुंबक, फिर विद्युत फिर चुंबक। इस तरीके से क्या करते हैं? क्षेत्र बदलते जाते हैं। किसके? विद्युत पहले आता है फिर चुंबकीय अलग आता है, इस तरीके से, है ना। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के बाद आते जाते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो अब आपके लिए आसान हो जाता है। जब आप मानव को समझ लेते हैं ना, जब आप इंसान को समझ लेते हैं कि इंसान कैसे दिखता है, तो अब इंसान का क्रोधी स्वभाव भी है और हर्षित स्वभाव भी है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। जब हमने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगीय व्यवहार भी करता है और कणीय व्यवहार भी करता है, तो अब अपन समझते हैं कि तरंगीय व्यवहार करने का मतलब क्या होता है। मनुष्य का क्रोधी स्वभाव होने का मतलब क्या होता है? कि वो चिड़चिड़ा होता है, वो गुस्से में बात करता है, किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं देता। ये होता है मनुष्य का क्रोधी स्वभाव होने का मतलब। तो सर, विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगीय गुण या तरंगीय व्यवहार होने का क्या मतलब होता है? इसको कैसे समझें? तो वही अगला प्रश्न है, उसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण किस तरह के तरंगीय गुण प्रदर्शित करता है, किस तरह के तरंगीय गुण प्रदर्शित करता है ना। हमने बोला कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो क्रोधी स्वभाव है उसका, तो किस तरीके के गुण प्रदर्शित करेगा? वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो ढंग से बात नहीं करेगा, ये उसके गुण हो गए, ठीक है। इसी तरीके से विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगीय गुण प्रदर्शित करता है। इसके क्या गुण हैं? तो वो गुण है, निम्नलिखित गुण है। पहला, आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होती है अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग संख्या, वेव नंबर, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ये तो पढ़ रखा है ना, रेडिएशंस। क्लास 10th में लाइट प्रकाश चैप्टर पढ़कर आयो, उसके अंदर क्या देखा था कि प्रकाश रेखीय गति करता है और टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो प्रकाश क्या था? प्रकाश विकिरण का एक रूप होता है। प्रकाश जो होता है विकिरण का एक रूप होता है। विकिरण खूब सारी होती है, विकिरण जो होती है वो खूब है। विकिरण के छोटे छोटे भाग होते हैं, अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, खूब सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बस ध्यान से देखो वीडियो को, ठीक है। फिर परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन को भी आप जानते हैं। विवर्तन ये नई चीज है, डिफ्रैक्शन इसको भी अपन जानेंगे। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है वो तरंग के जो गुणधर्म होते हैं वो होते हैं ये सारे के सारे की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्या, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। ये अगर कोई सिंगल क्या लें अपन, अगर कोई सिंगल अपन तरंग लें तो उस तरंग के गुण ये होते हैं, प्रॉपर्टीज ये होती हैं
कि वो उसमें आवर्ती पाई जाती है, उसमें तरंग दैर्घ्य पाई जाती है, तरंग संख्याएं पाई जाती है, परावर्तन पाए जाते हैं, अपवर्तन पाए जाते हैं, विवर्तन पाया जाता है। ठीक है, एक तरंग के गुण ये होते हैं। तो जब विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगीय गुण प्रदर्शित करती है, इसका मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण इन सभी गुणों का पालन करती है। क्या? कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो इन सभी गुणों का पालन करती है ना। जैसे एक मनुष्य है, वो क्रोधी स्वभाव का है तो वो चिड़चिड़ा होगा, ढंग से जवाब नहीं देगा, है ना। तो ये दो गुण है ना। तो ये दो गुण क्या करता है, मनुष्य जैसे प्रदर्शित करता है वैसे ये 6 गुण हैं जो कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या करती है, प्रदर्शित करती है। क्या बात समझ में आई? सर आपने बोला कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगी गुण आपने बता दिया, अब कणीय गुण भी बता दीजिए कि कौन कौन से कणीय गुण प्रदर्शित करती है ना। तो ये प्रश्न भी ले लीजिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण किस तरह के कणीय गुण प्रदर्शित करती है, किस तरह के कणीय गुण प्रदर्शित करती है। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया नहीं ये सारे, अभी एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है अपन को, है ना। इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अभी। आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या, इन तीनों के बारे में अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अभी। तो धैर्य बनाए रखें। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण निम्नलिखित तरह के कणीय गुण प्रदर्शित करती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा क्वांटा में होती है। यह अभिलक्षण कण का है। यह अभिलक्षण क्या है? कण का। अभिलक्षण मतलब होता है सिम्टम या प्रॉपर्टी किसकी है? कण की है। क्या? कि जो कण होता है, कण की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटा में होती है। सर ये क्वांटा क्या होता है? ये क्वांटा बहुत परेशान करेगा आपको, लेकिन मैं इसको आपको परेशान करने नहीं दूंगा। जब अपन विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति को समझेंगे तब बहुत डिटेल से मैं आपको क्वांटा पढ़ाऊंगा कि क्वांटा किसे कहते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इसको नाम की तरह लो, ज्यादा हैवी मत लो। ठीक है, तो क्या है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा क्वांटा में होती है। क्या किस में होती है? क्वांटा में होती है। बस यही एक लक्षण है और ये बहुत बड़ा लक्षण है। होने को तो खूब सारे कण के लक्षण होते हैं, होने को तो तरंग के भी खूब सारे गुण होते हैं, है ना, अभिलक्षण होते हैं, लेकिन जो जो अपने कोर्स में है उनको अपन को पढ़ना है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण होने को तो बहुत जटिल है, होने का तो बहुत जटिल है, तो अपन को जटिलता में नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपकी बुद्धि अभी आपको इतनी इजाजत नहीं देती है कि आप इतने जटिल रूप में पढ़ो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे धीरे धीरे आपको डिटेल में जाते चलेंगे, है ना। इसलिए एक एक करके अभी समझो। क्या आपको बात समझ में आई? ये मैंने आपको बेसिक तैयार करवाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की इस पूरी वीडियो में। अपन शुरुआत करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को समझेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी तरंग प्रकृति को समझेंगे कि उसकी तरंग प्रकृति क्या होती है ना। किस तरीके से एक विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग प्रकृति होती है, मतलब किस प्रकार से वो प्रदर्शित करती है। एक एक बात को समझेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। 19वीं सदी के मध्य में भौतिकविदों ने गर्म वस्तुओं से अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का सक्रियता से अध्ययन किया। 19वीं सदी के मध्य में यानी भौतिकविदों यानी जो फिजिशियंस थे, उन्होंने गर्म वस्तुओं से अवशोषित, जो गर्म वस्तुएं होती हैं, गर्म वस्तुओं से अवशोषित यानी एब्जॉर्ब्ड एवं उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का सक्रियता से अध्ययन कर। सक्रियता मतलब होता है बहुत ही तेजी से अध्ययन किया, एक्टिव होकर अध्ययन किया। एक होता है ना अपन पढ़ते हैं, पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक होता है सक्रियता से पढ़ना, फोकस से पढ़ना। आज अपन पढ़ने बैठे क्यों? क्योंकि मुझे कुछ जानना है। आज का हमारा जो उद्देश्य है वो है पढ़ने का विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को समझना। तो ये उद्देश्य के साथ बैठे हैं अपन। ये सक्रियता है कि आज जब तक विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को नहीं समझ लेंगे, सर की ये वाली वीडियो को पूरा नहीं देख लेंगे, तब तक क्या नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं चुपचाप, ठीक है। तो ये होता है सक्रियता के साथ अध्ययन करना, है ना। तो यहाँ पर एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से अपन को लेना, तभी अपने अंदर भाव आ पाएंगे, है ना, अपने अंदर केमिस्ट्री के प्रति प्यार जग पाएगा। इन विकिरणों को ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है। गर्म वस्तुओं से जो
विकिरणें उत्सर्जित होती हैं और जो अवशोषित होती हैं उन विकिरणों को क्या कहता है, ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है। यहाँ पर मैंने इसका उदाहरण भी दे रखा है कि ये आग है। ऊष्मीय विकिरण का एक उदाहरण है कि ये आग है, आग से क्या होता है, विकिरण निकलती है। क्या निकलती, विकिरण निकलते, जिससे मानव जो होता है उसके हाथ लगा रखें, मानव क्या करता है, उस विकिरण को अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है खुद को गर्म करने के लिए। ठीक है, विजुलाइज कर पा रहे हो, इमेज दिख रखी है, ध्यान से देखो। जो भौतिकविद होते हैं उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि ऊष्मीय विकिरण किससे बने होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट है भाई। अब साइंटिस्ट है तो सोचेंगे तो जरूर। साइंटिस्ट क्या होता है, हमेशा सवाल पूछता है, क्या, कैसे, कैसे बना। ठीक है, तो वो कैसे बना, तो यही सवाल बना है कि ऊष्मीय विकिरण, जान तो लिया कि ऊष्मीय विकिरण होती है। इसको ऊष्मीय विकिरण को इंग्लिश में कहते हैं थर्मल रेडिएशन। क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन। किससे बने होती है, जो थर्मल रेडिएशंस होती है, ऊष्मीय विकिरण होती है, किससे बनी होती है। अब यह भली भांति ज्ञात है, यानी आज के जमाने में अभी यह भली भांति ज्ञात है कि ऊष्मीय विकिरण विभिन्न आवर्तियों अथवा तरंग दैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। यह अनेकों आधुनिक अवधारणाओं पर आधारित है जो कि 19वीं सदी के मध्य तक ज्ञात नहीं थी। जो 19वीं सदी के मध्य तक ज्ञात नहीं थी। अभी हमने क्या किया कि 19वीं सदी के मध्य में भौतिकविदों ने, ठीक है, मतलब अभी तक 19वीं सदी के मध्य ये ज्ञात नहीं था कि जो ऊष्मीय विकिरण होते हैं, आज हमें ये बहुत भली भांति रूप से ज्ञात है कि जो ऊष्मीय विकिरण होते हैं, ऊष्मीय विकिरण होते हैं वो किससे मिलकर बनते होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों से मिलकर बने होते हैं। लिख रखा है ना स्पष्ट रूप से, ध्यान दो। यहाँ पर क्या लिख रखा है, आधुनिक अवधारणा पर आधारित है कि ऊष्मीय विकिरण विभिन्न आवर्तियों अथवा तरंग दैर्ध्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरण से बने होते हैं। ये आधुनिक रूप में पता है, लेकिन 19वीं सदी के मध्य नहीं पता था। लेकिन 19वीं सदी के मध्य नहीं पता था। तो अब क्या करेंगे, तो अब पढ़ो आगे कि ऊष्मीय विकिरण के नियमों का, ऊष्मीय विकिरण किससे बनी होती है, इसका सर्वप्रथम सक्रियता से अध्ययन 1850 में हुआ। यानी इसका अध्ययन 1850 में सक्रियता से हुआ। सक्रियता मतलब जानते हो ना, बड़े ही उद्देश्य से कि अब सब टॉपिक से हाथ हटा लो, नहीं मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे तो सिर्फ समझना है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति क्या होती है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, इसको समझना है मुझे, तो और कुछ नहीं, और बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स कुछ नहीं, बस इसको समझना है। तो ये होता है सक्रियता के साथ अध्ययन करना। तो ये सक्रियता के साथ अध्ययन करना कब शुरू हुआ, 1850 में। कब, 1850 में। किसका विषय क्या था, ऊष्मीय विकिरण किससे बनी होती है। 1870 के आरंभ में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विकसित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगी होती है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, ये आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन बाद में हेनरी हर्ट्ज ने किया, है ना। इन्होंने सिर्फ सुझाया था, लिख रखा है ना यहाँ पर। इन्होंने क्या बताया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सिद्धांत विकसित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। इन्होंने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है ना, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये क्या होती हैं, आवेशित कण होते हैं। आवेशित कण यानी कण होता है, कण यानी पदार्थ, जानते हो ना। कण को क्या कर दिया जाता है, आवेशित कर दिया जाता है, परमाणु को आवेशित कर दिया जाता है, ठीक है। और जब वो उसको गति आवेशित कर दिया, कोई आवेश है उसके पास, या धन आवेश ऋण आवेश कुछ भी हो, आवेशित है वो, अब उसको गति करवाओ। अब जब वो गति करता है तो उसके चारों तरफ क्या आते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुए, इसी को क्या कहते हैं,
विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये कहा किसने? मैक्सवेल ने कहा। किसने कहा? मैक्सवेल ने कहा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा। कब कहा? 1870 में कहा। लेकिन उन्होंने इसका कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया था, कोई प्रयोग नहीं करा था, सिर्फ उन्होंने बताया था। प्रयोग कब हुआ? प्रयोग हुआ, यहां पर लिख रखा है, इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन बाद में हेनरी हर्ट्ज ने किया। बाद में इस प्रयोग का सत्यापन, क्योंकि सही तो था, सही कहा कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती हैं वो आवेशित कणों के गतिमान होने से उत्पन्न होती है, वही होती है। सही कहा, इतना तो सही कहा। तो इसका हेनरी हर्ट्ज ने क्या करा? प्रयोग करके इसको सिद्ध कर दिया। यहां हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के विषय में कुछ तथ्यों को जानेंगे, क्योंकि आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर हमने देखा कि ऊष्मीय विकिरण जो होती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण से बनी होती है। तो ज्यादा हमारे को इस विषय में पढ़ना नहीं है कि 19वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया। अब तो हमारे को ये पता लगना है, पता है हमारे को कि ऊष्मीय विकिरण जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण से मिलकर बनती है। लेकिन अब अपन को ये जानना है कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है। हमारे लिए प्रश्न मेन ये है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है। हमारा मेन प्रश्न ये नहीं है कि ऊष्मीय विकिरण किससे बनते हैं, ये तो पता चल गया, आधुनिक में पता ही है। और अपन को करना क्या है कि 19वीं सदी में किस तरीके से उन्होंने पता लगाया। अरे भाई, अपना प्रश्न ये है कि ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण से मिलकर बनती है। सर, अभी विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, ये अपना प्रश्न है। और इसी प्रश्न का उत्तर हमारे को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लक्ष्य क्या है? नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझना। लक्ष्य क्या है? नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझना हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य को मत भूलना, और लक्ष्य में को प्राप्त करने के लिए जो प्रश्न है उनका साथ कभी मत छोड़ना। प्रश्न आ रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है। इसके बारे में अपन कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स पर चर्चा करते हैं। लिख रखा है जेम्स चुंबकीय विकिरणों के विषय में कुछ तथ्यों को जानेंगे, है ना। जेम्स मैक्सवेल सन 1870 ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच अनोन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर, स्थूल यानी ग्राउंड लेवल पर, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की। सबसे पहले, रिपीट कर रहा है बात को, कि 1870 में सबसे पहले किसने? जेम्स मैक्सवेल ने क्या करा था? विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं उनके बारे में पता लगाया था। उन्होंने क्या करा था कि जो आवेशित पिंड होते हैं, आवेशित पिंड मतलब आवेशित जो कण होते हैं, जिन कणों पर आवेश है, ऋण आवेश, धन आवेश, इनके मध्य क्या करवाई? क्रिया करवाई। क्रिया कराने के बाद उनको पता चला कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। उसके बारे में उन्होंने अध्ययन करा और उसकी व्याख्या करी। उसने यह सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को यानी विद्युत द्वारा आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है, यानी एक्सेलरेट किया जाता है, उनको मोशन दिया जाता है, तो एकांतर मतलब एक के बाद एक अंतर में एक विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। और ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसके रूप में संचरित होते हैं? संचरित यानी गमन करते हैं, प्रोपगेटेड होते हैं। किसके रूप में? वेव्स के रूप में प्रोपगेटेड होते हैं, संचरित होते हैं। लिख रखा है ना, तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। उन्हें ही विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। एक कण लिया, उसको आवेशित करा, उसको गति करवाए, अब उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एकांतर में क्या करते हैं? पहले विद्युत क्षेत्र फिर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होते हैं। इसे ही अपन विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। स्पष्ट हो गया
क्लियर हो गया। ये एकांतर में कैसे गति करते हैं वो मैंने यहाँ पर एनिमेशन दिख रखा है। देखो, एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं। ये जो आपको ई दिख रहा है, ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला देखो, इसको यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो रेड वाला है, रेड और नीला, रेड किसको प्रदर्शित कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहा है। जो रेड वाला है ना, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत क्षेत्र को। और नीला वाला जो है वो किसको उत्पन्न कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र को। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो यहाँ पर आपके लिए बना रखा है कि देखो, एकांतर में एक के बाद एक, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब पहले बैगनी वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? बैगनी वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हरा वाला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये प्रोपगेशन हो रहा है इनका, प्रोपगेशन यानी दोनों मिलकर संचरित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो ये आपको समझा रखा है, तो आप इसको ढंग से समझ सकते हैं किस तरीके से आपको समझा रखा है। ठीक है, लेते हैं। अब अपन समझेंगे, अब जितना भी अपन ने पढ़ा है ना, उसका एक बार रिवीजन कर लेते, क्विक रिवीजन कर लेते कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, ताकि घिचपिच ना हो। ठीक है, तो क्विक रिवीजन है यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत। तो इसको क्विक रिवीजन को अपन को करना है फटाफट से। क्विक रिवीजन, सबसे पहले अपन जानेंगे ऊष्म विकिरण क्या आता है। सबसे पहले अपन ने क्या जाना था? ऊष्म विकिरण क्या होता है, कि किसी गर्म वस्तु से अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाले विकिरण को ऊष्म विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सूरज से गर्मी, हीटर से निकलने वाली गर्मी आदि। फिर ऊष्म विकिरण किससे बने होते हैं? ऊष्म विकिरण विभिन्न आवर्तियों अथवा तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। समझ में आ गया? फिर अपन ने समझा था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। When electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiations. Understand? Now we discuss about more about electromagnetic radiations. प्रकाश भी विकिरण का एक रूप है। प्रकाश जो है वो भी एक विकिरण का रूप है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो प्रकाश है वो क्या है? विकिरण का एक रूप है। विकिरण एक बहुत बड़ी चीज है। विकिरण के अंडर आता है प्रकाश, जिसकी जानकारी वर्षों पूर्व से है और पुरातन काल से इसकी प्रकृति के बारे में समझने की कोशिश की गई है। ठीक है, प्रकाश, इसकी जानकारी बहुत पूर्व से है, प्रकाश की जानकारी। और इसकी प्रकृति की, ये किस प्रकृति का है ना। दो प्रकृतियां होती हैं, एक तरंगीय प्रकृति और एक कणीय प्रकृति। किस प्रकृति का है ये जानने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। पूर्व में सबसे पहले न्यूटन प्रकाश को कणों का बना हुआ माना जाता था। न्यूटन ने कहा था कि जो प्रकाश होता है वो कणों का बना होता है, कणिकाओं का, कार्पस्कल्स का बना होता है ना। कणिकाएं मतलब वही छोटे छोटे कणों से, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। 19वीं शताब्दी में प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रतिपादित हुआ कि 19वीं शताब्दी में कहा गया कि जो ये प्रकाश है वो तरंग प्रकृति का है। किसका है? तरंग प्रकृति का है। सबसे पहले न्यूटन ने कहा कि कण प्रकृति का है, फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी में कहा गया कि जो प्रकाश है वो किस प्रकृति का है? तरंग प्रकृति का है। तो भाई ड्युअलिटी आ गई, फिर से द्वैत आ गया, है ना। तो क्या ये वाली बात सच माने, न्यूटन साहब की बात सच माने, जेम्स क्लार्क की? अभी आपको पता चलेगा कि पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगे दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती है। प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो दोलायमान मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एवं मैग्नेटिक नेचर से रिलेटेड होती हैं। इनका जो नेचर है, जो प्रकाश तरंगे हैं जो
लाइट वेव्स हैं, इनका जो नेचर है वो कैसा है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक है ना। सबसे पहले बताने वाले कौन थे, ये मैक्सवेल थे। आप चित्र में भी देख सकते हैं और पीछे भी देख सकते हैं अपन ने, ये ऑसिलेटिंग होता है। ये ऑसिलेटिंग जो होता है ना, अभी जो अपन ने पीछे देखा था, ये ऑसिलेटिंग होता है। ऑसिलेटिंग मतलब दोलायमान, जैसे घड़ी का पेंडुलम गति नहीं करता, उसे कहते हैं ऑसिलेटिंग। इस तरीके से गति करना, इसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटिंग। यद्यपि वैद्युत चुंबकीय तरंग की गति की प्रकृति जटिल होती है ना। जब विद्युत चुंबकीय यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे गति करती है ना, वो बहुत जटिल होती है, बहुत जटिल तरीके से मतलब ये गति करती है, मतलब बहुत उलझन होती है, कंफ्यूजिंग होती है। लेकिन हम यहाँ कुछ सामान्य गुणों पर विचार करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ सामान्य गुणों पर विचार करेंगे कि ये किस तरीके की इसकी प्रकृति होती क्या, मतलब किस तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करती हैं, क्या होता है, किस तरीके से ये गति करती हैं और दिखती कैसी हैं। तो वो तो दिखती कैसी है, इस पर तो अपन ने चर्चा कर ली कि ये मान लो अपना ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाला है ना, ये संचरण की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ये अपना वाई अक्ष है ना, ये वाई अक्ष जो है वो चुंबकीय क्षेत्र घटक को प्रदर्शित कर रहा है। ये देखें यहाँ पर है ना, यहाँ से निकल रही है चुंबकीय, ये जो नीली वाली लाइन है, ये जो नीली वाली लाइन है, इस पर ध्यान देंगे तो ये जो नीली वाली लाइन है ये किसके अनुरूप हो रही है, वाई से निकल रही है, ठीक है। फिर आप 3D में देखेंगे तो ये जेड अक्ष भी होता है, तो जेड अक्ष से क्या निकल रही है, विद्युत क्षेत्र घटक है ना। ये रेड जो है वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ लिख रखा है ये घटक समान तरंगदैर्घ्य, आवर्ती, गति तथा आयाम वाले होते हैं, किंतु वे एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं। एक दूसरे के लंबवत, ये याद रख लेना, लंबवत तलों में कंपन करते हैं। लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का मतलब ये समझ लो, जैसे एक तरंग मान लो यूं जा रही है, एक तरंग माने यूं जा रही है, तो इसके लंबवत क्या है कि इसके ऐसे जाना, यूं है ना, यूं जाना, ऐसे लंबवत होता है इसका मतलब। जैसे ये दिख नहीं रहा आपको, जैसे यहाँ दिख रखा है कि एक तरंग, ये जो रेड वाली है, इसको ध्यान से देखो, ये कैसे हो रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। ये है विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि दो तरंगे एक साथ आती है ना, विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को देखो, इसके लंबवत है, इस तरीके से ये लंबवत आ गई इसके, यानी एक ऐसे है तो एक ऐसे, एक तरंग अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी तरंग ऐसे जाएगी, इसके लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। लंबवत मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। बात समझ में आई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी प्रकृति को थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके की प्रकृति होती है। तो पहली प्रकृति क्या है, इसकी जटिल प्रकृति को समझ रहे हैं ना अपन, तो गुणों को देखो। दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यहाँ लिख रखा है दोलायमान आवेशित कणों, दोलायमान यानी ऑसिलेटिंग, ये जो मैंने नीचे लिख रखा है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बीच वाले जो कण है, ये जो बीच वाले जो आपको कण दिख रहे हैं, ये वाले, ये आवेशित कण है। इनकी प्रकृति देखो आप, दोलायमान है। ये किस प्रकार से दोलायमान ऑसिलेटिंग मोशन कर रहे हैं, किस तरीके से ऑसिलेटिंग मोशन कर रहे हैं। ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यानी अब समझना थोड़ा ध्यान से, ये जो कण होते हैं ना, पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत होते हैं। एक दूसरे को तो लंबवत होते ही है, मानो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये इलेक्ट्रिकल क्षेत्र होगा। अब ये जिस दिशा में गमन कर रहे हैं, ये जिस दिशा में संचरित हो रहे हैं, वो इस दिशा के भी लंबवत होते हैं। देखो कितना जटिल है ये, आप समझ पा रहे हो कितना जटिल है। अपन बहुत छोटी छोटी बातों को समझ रहे, फिर भी अपने लिए जटिलता की बात है कि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तो होते ही हैं, लेकिन ये जिस दिशा में गति कर रहे हैं, जिस दिशा में ट्रांसमिटेड हो रहे, संचरित होते हैं, उस दिशा के भी लंबवत होते हैं, उस दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का एक सरल रूप चित्र 2.6 में दिखाया गया, जो मैंने आपको पीछे दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी इंग्लिश दे रखी है कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स
are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave. समझ रहे हो? both are perpendicular to the direction of propagation of the wave, यानी जिस जो वेव है दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों मिलकर एक वेव बनती है, तो वो वेव जो होती है जिस डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपगेट हो रही है, तो उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन शोन इन फिगर 2.6 वो मैंने आपको शोन कर दिया है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात कि ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये निर्वात में भी गति कर सकती है। निर्वात यानी वैक्यूम। Unlike sound waves or waves produced in water, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum, है ना। तरंगे खूब सारी होती हैं, एक होती है ध्वनि तरंगे भी होती हैं और जल तरंगे भी होती हैं। ध्वनि तरंगे यानी ये वाली तरंगे जो अपन को सुनाई देता है, ठीक है, और होती है जल तरंगे मानी ये वाली। तो इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तक आपको इनको मीडियम नहीं देंगे, कोई माध्यम नहीं देंगे, तब तक ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वैक्यूम में भी, वैक्यूम मतलब निर्वात, यानी जहाँ वायु है नहीं वहां पर भी क्या होती है, संचरित हो जाती है, ठीक है। अभी अपन जानेंगे कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो स्पीड्स होती हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का कोई सा भी प्रकार हो। विद्युत चुंबकीय विकिरण के खूब सारे प्रकार होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें अभी स्टार्टिंग में तो मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप प्रकाश होता है ना, प्रकाश तरंग जो होती है। तो निर्वात में सभी तरंगों की सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों की स्पीड एक ही होती है। वो कितनी होती है अभी आगे आपको पता चलेगा वीडियो के अंदर। तीसरी बात अब अपन समझेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मतलब कौन कौन से रूप होते हैं, है ना। अब यह तथ्य अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि यह तथ्य तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं, पता चल गया। क्योंकि जितने प्रकार की आवृत्तियां होगी और तरंग दैर्घ्य होंगी उतने ही प्रकार की अलग अलग क्या होंगी, विद्युत चुंबकीय विकिरण होगी। क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण किससे मिलकर बनती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण किससे मिलकर बनती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण मिलकर बनती है किनसे, एक तो मिलकर बनती है किससे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से। तो विद्युत क्षेत्र की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलकर एक तरंग का रूप करते हैं। तो तरंग का क्या होता है, आवर्ती और तरंग दैर्घ्य होती है, ये वही अभी समझेंगे। तो ये विभिन्न होने, अलग अलग होने के कारण क्या होती हैं, अलग अलग ही चीजें प्रदर्शित करती हैं। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये जितनी भी तरंगे हैं, अगर सबको जैसे अलग अलग तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के जो अलग अलग रूप हैं, उनको एक साथ लाकर एक टेबल पे रख दिया जाए, मतलब एक पृष्ठ, एक तल पर रख दिया जाए, तो वो तल जो होता है जिस पर उसको रखा जाता है उन सभी तरंगों को, तो वो जो तल है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम कोई बड़ा वर्ड नहीं है। स्पेक्ट्रम मतलब एक जगह जहां पर अपन ने सारे के सारे जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, जो जितनी भी रेडिएशंस हैं उनको रख दिया, एक जगह पर रख दिया, ये होता है इसका, ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। अब जब आपने एक टेबल पर अलग अलग मिठाइयों को एक साथ रख दिया, है ना, अब अलग अलग मिठाइयों को एक साथ रख दिया तो अलग अलग मिठाई एक ही मिठाई थोड़ी ना हो जाएगी। अलग अलग मिठाई को एक ही मिठाई थोड़ी ना कहेंगे। अलग अलग मिठाई का मतलब गुलाब जामुन अलग है भाई, इस टेबल पे रखे हुए गुलाब जामुन अलग हैं, रसमलाई अलग है, जलेबी अलग है, फाफड़ा अलग है, मतलब जो भी है अलग अलग है। तो इस तरीके से ये बताने वाली बात नहीं है कि स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। अरे भाई अलग अलग मिठाइयाँ हैं तो उनके अलग अलग ही नाम होंगे। इसी तरीके से एक तल पर, एक पृष्ठ पर, एक स्पेक्ट्रम पर अलग अलग तरंगों को रख रखा है तो उनके अलग अलग नाम ही होंगे, ठीक है। बात समझ में आए क्या? तो अब उन अलग अलग जो सामने टेबल पर रखे हुए हैं तरंगे, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहली तरंग है रेडियो आवर्ती। पहली तरंग है रेडियो आवर्ती, जिसे कहते हैं रेडियो वेव्स। क्या कहते हैं?
रेडियो वेव्स। ये देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये वो टेबल है, मान लो ये वो टेबल है। इस टेबल पे सबसे पहले आता है लॉन्ग रेडियो वेव्स। लॉन्ग रेडियो वेव्स, तो ये रेडियो वेव्स हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो 10⁻�0, 10⁻0 होती है। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 10⁸ 10⁸ और ये यहाँ से लेकर रेडियो वेव्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। रेडियो वेव्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है AM और एक होती है FM, है ना। FM रेडियो वेव्स और एक होती है FM रेडियो वेव्स, ठीक है। ये सारी 2 होती हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपको AM की दे रखी है इस फ्रिक्वेंसी 10⁶, आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। ये देखिए बड़ा कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि लॉन्ग रेडियो वेव्स है ना, लॉन्ग रेडियो वेव्स, फिर AM FM, ये तो हो गया इसकी बात। इसके बाद तो हो गया रेडियो आवृत्ति की। तो रेडियो आवृत्ति का जो हर्ट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 10⁻⁶। और इसका उपयोग क्या होता है, मतलब रेडियो वेव्स को किस में इस्तेमाल करते हैं, तो प्रसारण में इसका इस्तेमाल होता है। प्रसारण माने क्या, ब्रॉडकास्टिंग। ये जो अपनी रेडियो वीडियो चलते हैं, टीवी भी चलती है ना, वो इसी कारण से चल पाती है रेडियो वेव्स की, क्योंकि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ माने तरंग दैर्घ्य होती है, वो बहुत दूर दूर की होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर तक इस्तेमाल हो जाती है। तभी तो अपन ब्रॉडकास्ट कहाँ से हो रही है, स्टेडियम से हो रही है, बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु के स्टेडियम में मैच चल रहा है और अपन घर पे बैठ के उसको एक कोने में देख पा रहे हैं, कैसे, रेडियो वेव्स के कारण। किसके कारण, रेडियो वेव्स के कारण। फिर आता है सूक्ष्म तरंगे, जिन्हें माइक्रोवेव कहते हैं। तो माइक्रोवेव के हर्ट्स होते हैं 10⁻²। यहाँ से आप माइक्रोवेव्स को देख सकते हैं, देखो माइक्रोवेव्स देख सकते हैं आप, ये रही। और ये अब इसकी हर्ट्स हैं भाई कि 10⁻10 और इसकी तरंग दैर्घ्य है 10⁻⁻2, यानी इसकी कम होती है थोड़ी। देखो 10⁸ तो यहीं हो गई, 10⁸ तो यहीं हो गई, और 10⁸ कम हो रहा है तो 10⁻2, यानी माइक्रोवेव की कम होती है। इसी तरीके से होती है अवरक्त। अवरक्त मतलब होता है इंफ्रारेड, जो अपने किसके होते हैं, गर्म करने में यूज़ होती है। किसके में, गर्म करने में, किसी चीज़ को गर्म करने में किसका यूज़ होता है, इंफ्रारेड का होता है। इसकी जो हर्ट्स होते हैं वो 10⁻13 होती है, 10⁻13। अभी मैं बताऊंगा आपको हर्ट्स का मतलब क्या होता है, अभी आज इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। ये पूरा लेक्चर है, ढंग से समझना है आपको। फिर इंफ्रारेड, IR मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड रेज ही होती हैं, है ना। इसकी तरंग दैर्घ्य आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है पराबैंगनी, अल्ट्रा UV रेज, ये रहा UV, है ना। अल्ट्रा वेव्स, है ना, अल्ट्रा वायलेट वेव जो है पराबैंगनी, वो सूर्य के विकिरण का एक भाग है। तो सूर्य की जो विकिरण से निकलते हैं, सूर्य में से जो विकिरण निकलती है उसी का ही एक भाग होता है अल्ट्रा वेव्स, है ना, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरण। तो पराबैंगनी विकिरण यही होती है। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूपों के बारे में पढ़ रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण अलग अलग टाइप की होती है ना। फिर होती है दृश्य यानी इसका उपयोग होता है देखना, जिससे अपन देख पाते हैं। अब इतने सारे रेज में थे, किसी को नहीं देख पाते अपन, ना रेडियो वेव्स को देख पाते हैं, ना माइक्रोवेव को, ना IR को, ना UV को, ना एक्स रेज को, ना गामा रेज को, इसको गामा कहते हैं, ठीक है। किसी को नहीं देख पाते अपन, देख पाते हैं सिर्फ इस वाले रेज को, है ना। ये जो ये नीला पीला दिख रहा है ना, अब इसको बड़ा करके यहाँ दिखा दिया है, इसे कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और इसमें भी अपन क्या करवाते हैं, उसी को देख पाते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, मान लो एप्पल है, एप्पल कैसा दिखता है अपन को, लाल रंग का दिखता है। क्यों दिख पाता है लाल रंग का, क्योंकि एप्पल पर सारे रंग पड़ते हैं, एप्पल पर ये सारे के सारे रंग पड़ते हैं, जितने भी रंग है ना ये सारे के सारे पड़ते हैं। और ये सारे के सारे जब रंग एप्पल पे पड़ते हैं तो एप्पल क्या करता है, सभी रंग को अवशोषित कर लेता है, यानी अपने अंदर समा लेता है, और बाहर फेंकता है किस रंग को, लाल रंग को। बाहर फेंकता है किस रंग को, लाल रंग को। और वो बाहर फेंका हुआ रंग अपने आंखों पर पड़ता है, अपनी आंखों पर पड़ता है, और अपनी आंखों के अंदर कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो उसको रीड करते हैं और बताते हैं दिमाग को कि लाल रंग है। तब अपन को वो वस्तु लाल दिख पाती है, यानी तब भी अपन उसके रियल स्वरूप को नहीं देख पाते। कितने कमजोर हैं हम,
और अपन अपने आप को कितना होशियार समझते हैं और कितना बड़ा समझते हैं कि जैसे भाई अपन बहुत कुछ जानते हैं। ये रहा आपके सामने वास्तविकता कि अपन देखो इतनी सारी गामा रे, मतलब इतनी सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से, उसमें से भी अपन सिर्फ इतनी चिन्नी सी, और उस चिन्नी से में से भी क्या वस्तु, यानी जो निर्जीव वस्तु है, मतलब जिसकी कोई औचित्य नहीं है अपने साथ, यूं मसल सकते हैं अपन। क्या एप्पल, अगर एप्पल को आप घूसा मारो तो वो एप्पल आपको घूसा मार सकता है क्या? नहीं। लेकिन देखो उस एप्पल की गरिमा को, उस पावर देखो उसकी, कि वो जो चाहता है वो आपको दिखाता है, जो आप चाहते हो वो नहीं देखते हो आप। मतलब पता नहीं एप्पल किस रंग का, और रियलिटी में जो इन सभी रेस को देख पाए ढंग से, वो बता पाएगा बंदा कि वो जो एप्पल है वो किस रंग का होगा रियलिटी के अंदर, है ना। वो एक ही बंदा है जो देख सकता है, वो है भगवान कृष्ण, यानी परम भोक्ता भगवान। तो वही बता सकते हैं कि वो जो एप्पल है वो किस रंग का होगा। बाकी अपने में इतनी पावर नहीं है। अपन बोलते हैं ना भगवान दिखते क्यों नहीं है, अरे भैया आपको वस्तुएं ढंग से नहीं दिख पाएंगी तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज होती है, भगवान ने तो अपन को बनाया है। कुछ लोग बोलते हैं ना यार भगवान भगवान करते रहते हो, आपको भगवान का मतलब पता भी है क्या? भगवान कहाँ है, दिखाओ, चलो दिखाओ। तो उनको बोलो भाई तू पहले मेरे को ये रेडियो वेव्स देख के बता, है ना, IR देख के बता, इंफ्रारेड देख के बता, गामा रेज एक्सरे देख के बता, फिर मैं तेरे को भगवान दिखा दूंगा। चल देख पहले मुझे ये दिखा। बोले यार इस पे तो मैंने देखा नहीं। तो पहले साइंस पढ़ के रहा, फिर पता चल जाएगा। पहले अपने बारे में पता तो लगा ले कि तू देखने के लायक भी है कि नहीं है, तेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट है भी नहीं है, जब फिर बकवास करना। तो इन चीज़ों को अपन को समझना पड़ता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आपके कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो अब आपको आगे बढ़ना है। जब आप ये जान लेते हैं कि अलग अलग प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन कौन सी होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, इंफ्रारेड्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, दृश्य यानी विजिबल रेज होती हैं, सारी की सारी होती हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है अपने पास इन पॉइंटों को समझने की। इन विकिरणों को आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य द्वारा चारित्रिक किया जाता है। विकिरणों को समझाने के लिए आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, इससे समझा जाता है। अभी पीछे अपन ने समझा ना कि इस रे की जो फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है वो इतनी है, वेवलेंथ है वो इतनी है। इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, वेवलेंथ मतलब क्या होता है, पता ही नहीं है अपन को। तो चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो आवर्ती का ऐसा ही मात्रक, अच्छा ये क्या होता है सर, इसको लैम्डा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर, वेक्टर, वेक्टर नहीं सॉरी, वेग, वेलोसिटी। वी जो है वो वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर, क्योंकि हमने जाना था मैक्सवेल ने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ये तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बिना प्रयोग के बताया। प्रयोग हुआ इसके बाद किसने किया, हेनरिक हर्ट्ज ने किया। हेनरिक हर्ट्ज ने बताया, इसलिए हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर आवर्ती का जो मात्रक है जिसका नाम है हर्ट्ज वो रखा गया। इसको तरंगों की उस संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरती है। यानी आवर्ती मतलब क्या, आवर्ती मतलब ये कि एक सेकंड में कितनी तरंगे, है ना, किसी बिंदु से प्रति सेकंड परिभाषित किया जाता है जो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरती है। मतलब तरंगों की उस संख्या से कि एक सेकंड में कितनी, एक सेकंड में एक बिंदु से कितनी तरंगे गुजर रही हैं, उसे आवर्ती कहते हैं। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो, यहां पर तो पीछे मैंने आपको ये आंकड़े बताए हैं, रेडियो आवर्ती की जो हर्ट्ज होती है वो 10⁶ होती है। इसका मतलब एक सेकंड में 10⁶ एक सेकंड में 10⁶ तरंगे
मतलब तरंगों की संख्या है 10⁻6। 10⁻6 का मतलब क्या होता है, आप मामूली समझ रहे हो 10⁻6 को। 1 2 3 4 5 6 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख तरंगे एक सेकंड में एक बिंदु से गुजरती हैं। इसका मतलब यह है एक बिंदु से 10 लाख तरंगे एक सेकंड में गुजरती है। तो सोचो 2 सेकंड में कितने में, 20 लाख, 3 में 30 लाख, 4 में 40 लाख। अरे भैया 1 घंटे में सोच नहीं सकते। सोचो 60 को मल्टीप्लाई कर लो, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे। अरे भैया, और फिर उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करना, तो बस हो गया एक बिंदु। अरे भैया एक बिंदु, सोचो एक बिंदु से एक बिंदु की बात हो रही है। अब सोचो 10 बिंदु हुए तो कितना मार्जिन बैठ गया, ये चीज है। इसलिए मैंने कहा कि जो रेडियो वेव्स होती ना, ये बहुत तेजी से और बहुत बहुत लंबे, अभी लंबा समझना बाकी है, ठीक है, अभी लंबा समझना बाकी है। जो वेवलेंथ है ना, अभी ये लंबी वाली जो चीज़ है वो वेवलेंथ में आएगी। क्या है लंबी वाली चीज़ है, अभी समझते हैं इसको मोटे तौर पर। 1 2 3 4 और 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप समझ जाओगे पूरा, ठीक है। अब बस आपको इसको बैठकर वापस से एक बार और वीडियो देखनी है और इसका क्या बनाने, नोट्स बनाने, ठीक है, क्योंकि अभी तो समझना है अपन को, ठीक है। तो आवर्ती समझ में आ गया होगा, मैं अभी और समझाऊंगा। तरंग दैर्घ्य क्या होता है वो भी समझेंगे, लैम्डा है ये। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तरंग दैर्घ्य को समझते हैं। क्या समझते हैं, तरंग दैर्घ्य को, इसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं और इसका प्रतीक होता है लैम्डा। परिभाषा क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती हैं। ये तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है ना, वो श्रृंगों मतलब होता है पीक, और गर्तों मतलब होता है ट्रफ के रूप में संचरित होती है। जैसे यहाँ लिख रखा है ना, ये तरंग है एक, ये तरंग जो है, ये वाला जो होता है वो श्रृंग होता है, और ये जो नीचे होता है वो होता है गर्त, है ना। तो श्रृंगों और गर्तों में क्या करती हैं, ये संचरित होती हैं। तो 2 क्रमागत लगातार श्रृंगों अथवा गर्तों के मध्य की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। 2 क्रमागत श्रृंगों ले लो या फिर गर्त ले लो, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन ने 2 क्रमागत श्रृंग ले लिए, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वेवलेंथ होती है। क्या कहलाती है, वेवलेंथ होती है। अब समझ जाओ कि जिसकी भी वेवलेंथ दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि 2 क्रमागत श्रृंग है, उनके बीच की जो दूरी है वो इतनी है। वो कितनी है, इतनी। और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर होता है। और ये भी समझ लो, इसका मात्रक मीटर होता है, लैम्डा का मात्रक मीटर होता है भैया। लैम्डा का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका मतलब जो भी आपको 10⁻6 10⁻2 जो भी दे रखा है, इसका मतलब समझ लेना कि उसको मीटर में लेना है। उसको किस में लेना है, मीटर में लेना है। अब मीटर में लो भैया। अभी पीछे अपन ने बहुत सारी बातें करी ना, तो ये चर्चा में करी, तो देखो किसी की भी ले लो, जैसे रेडियो वेव्स की लेते हैं। रेडियो वेव्स की जो लैम्डा होता है 10⁸ होता है। लो हो गया भैया। तो मतलब मान लो 10⁸ है। 10⁸ का मतलब क्या होता है, लगाओ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ मीटर। 2 क्रमागत श्रृंगों के मध्य की दूरी 10 करोड़ मीटर। 10 करोड़ मीटर कितना होता है, और भैया 10 करोड़ मीटर 2 श्रृंगों के मध्य से। तो मतलब मान लो श्रृंग तो कितने सारे तरंगों में कितने श्रृंग होंगे, कल्पना कर सकते हो, तरंगों में कितने श्रृंग और कितने गर्त होंगे। मैंने बोला 1 क्रमागत, मतलब मान लो एक ये ले लिया अपन ने, एक पीक ये ले लिया, एक पीक ये ले लिया, इनके बीच की दूरी 10 करोड़ मीटर है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो अब एक की इतनी है तो सबकी चौड़ी 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ होगी। तो सोच सकते हो आप कितनी दूर दूर तक ट्रैवल करती है रेडियो वेव्स। इसलिए रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁸ होती है।
और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे FM की 10 की घात 6 होती है और AM की 10 की घात 6 होती है और FM की 10 की घात 8 होती है। यानी एक बिंदु से 1 सेकंड में कितनी तरंगे निकलती है उसकी संख्या, है ना, तो वो चीज, ठीक है। और आपको कभी कभार अपने न्यूमेरिकल्स करने होंगे, इनके न्यूमेरिकल्स तो करने होंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने में क्या आता है, कभी कभार आपको जो तरंग दैर्घ्य होती है या जो लैम्डा होता है इसकी वैल्यू कभी कभी एंगस्ट्रॉम में दे देते हैं। एंगस्ट्रॉम हो गया, माइक्रोन हो गया, मिली माइक्रोन हो गया, नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया, इनमें दे देते हैं। कभी कभार क्या करते हैं, इनमें दे देते हैं। ये भी सारे के सारे किसके मात्रक होते हैं, लंबाई को मापने के मात्रक होते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को तो मैंने कहा लैम्डा का जो ऐसा ही मात्रक है वो है मीटर। तो हमेशा अपन को एंगस्ट्रॉम हो या वे माइक्रोन हो, मिली माइक्रोन हो, नैनोमीटर हो या पिकोमीटर हो, इन सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं ये पता होना चाहिए, एक माइक्रोन बराबर कितने मीटर होने ये पता होना चाहिए, एक मिली माइक्रोन बराबर कितने मीटर होते हैं ये पता होना चाहिए। तो वो सारे का सारा डेटा मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको उतार लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई इतनी व्यवस्थित तरीके से आपको नहीं पढ़ा पाएगा। पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन इसके अंदर फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा जितना अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा बेनिफिट लीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और बाकी ये तो मैंने आपको लिख दिया है, आप घबरा रहे होंगे इनका यूज़ कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका घबराइए मत। मैं इसके आगे वाली जो वीडियो होगी न्यूमेरिकल की लाने वाला हूँ, उसमें अपन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है तरंग प्रकृति, है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लो। अगर ये समझ में आएगा तरंग दैर्घ्य का टॉपिक तो आगे बढ़ते हैं। आयाम, दूसरा आता है आयाम। आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। किसी तरंग श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई आयाम कहलाती है। इसका मात्रक लंबाई है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी लंबाई है। मतलब ये अपना बेस है, बेस से ये जो पीक है इसकी ये कितना ऊंचा है, ये कितना ऊंचा है, ये जो ऊंचाई है वही क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। ये जो गहराई है ये क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है, यानी एम्पलीट्यूड कहलाती है, ठीक है। ये आयाम दे रखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आयाम ही होता है। समझ में आया क्या? चलिए अब आवर्ती के बारे में समझा देता हूँ। आवर्ती मैंने समझा दी है, फिर भी एक बार और समझा देता हूँ। इससे किसी तरंग की 1 सेकंड में कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। 1 सेकंड में वो कितना कंपन करती है, ये 1 सेकंड में एक बिंदु से कितनी तरंग संख्या निकल रही है वो भी वेवलेंथ है। अर्थात किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्घ्यों की संख्या यानी तरंगों की संख्या आवर्ती कहलाती है। मतलब 1 हर्ट्ज की अगर वैल्यू निकाले तो 1 चक्कर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है। चक्कर मतलब क्या होता है, चक्कर मतलब ये होता है, ये 1 चक्कर होता है, इसे 1 चक्कर कहते हैं किसी भी तरंग का। देखिए ये यहाँ जैसे ये अपना बेस है, यहाँ से शुरू हुई और ये, तो ये होता है 1 चक्कर, ठीक है। ये 1 चक्कर होता है, इसे कहते हैं 1 साइकिल ऑफ वेव, ठीक है। तो आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हर्ट्स हो गया। और यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स दे रखी है। हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का मतलब होता है जब वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, और लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का आपको यहाँ दे रखा है जब लो फ्रिक्वेंसी, तो ये क्या होता है, दूर दूर होती हैं, ये होती है। तो आवर्ती आपको समझ में आ गया। फिर आता है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति ये न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई रेखीय दूरी वेग कहलाती है। कि तरंग द्वारा 1 सेकंड में, कोई भी वेव है, 1 सेकंड में रेखीय दूरी वेग कहलाती है। उसने कितना कंप्लीट करा है। इसे मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ही प्रकाश की गति कहते हैं। ये जो सी है ना, इसी को प्रकाश की गति कहते हैं। मैंने आपको बोला था कि निर्वात में कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण हो वो कितनी स्पीड होती है उसकी, निर्वात में, वैक्यूम में सबकी समान ही होती है। वो होती है 3.0 × 10⁻31, है ना, 31 × 31 ऐसा कुछ था। तो इतनी ये होती है प्रकाश की गति, है ना।
ये प्रकाश की गति होती है, जो मैंने आपको बताया ना, ये c की वैल्यू होती है, ये प्रकाश की गति होती है और ये सभी की होती है। प्रकाश की गति मान लो, या इंफ्रारेड रेज हो गई, निर्वात में अगर इंफ्रारेड रेज क्या कर रही हैं, गति कर रही, तो उसकी स्पीड भी यही होगी। माइक्रोवेव हो गई, उसकी स्पीड भी यही होगी। रेडियो वेव्स हो गई, उसकी भी स्पीड पराबैंगनी हो गई, उसकी भी गामा एक्स सबकी एक ही होती है, ठीक है। फिर आती है तरंग संख्या, लास्ट। तरंग संख्या होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है कि तरंग संचरण की दिशा में, मतलब अब विद्युत चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलकर तरंग के रूप में, एक तरंग के रूप में आ रहे हैं। अब एक दिशा में जा रहे हैं, तो उस दिशा में इकाई लंबाई में आने वाली तरंग दैर्ध्यों की संख्या, एक लंबाई में आने वाली तरंग की संख्या, तरंग दैर्ध्यों की संख्या कहलाती है। इसका SI मात्रक मीटर 1 मीटर होता है, मतलब 1 प्रति मीटर। 1 प्रति मीटर का मतलब होता है एक लंबाई में आने वाली, है ना। इसे V बार से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, अब दो फॉर्मूले बन गए अपने पास। C लैम्डा इंटू वी, यानी वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, और एक बन गया लैम्डा बराबर 1/v वेक्टर, जिसका मतलब तरंग दैर्ध्य अगर निकालनी किसी की तो 1/ तरंग संख्या इसका होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छी तरीके से अपन विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को समझा। अपन ने तरंग प्रकृति के सभी गुणों पर चर्चा करी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।